गुड मॉर्निंग। आज हम 11th ज्योग्राफी जिसका अध्याय है 2 पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर एवं इसके विकास को लेकर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा या भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है उसको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और पढ़कर पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत, जो विचारधाराएं, जो बातें हमें बताई गई उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं यह सौर परिवार अर्थात सूर्य के परिवार का तीसरा ग्रह है। वैसे तो ग्रह की संख्या कितनी मानी गई है? 8। उसमें जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रहों को पार्थिव, बाहरी ग्रहों को जोवियन। ये आपने अगली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। अब वही बात है, वापस आगे ध्यान रखें कि पृथ्वी को सौर परिवार का एक ग्रह माना गया है, सौर परिवार का ही एक अंग माना गया है और इसमें अब पृथ्वी को सूर्य के तीसरे स्थान का ग्रह मान लें, तीसरे नंबर का। परंतु साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है, सौर परिवार के 8 ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ध्यान दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का सूर्य से दूरी, ध्यान दें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक आदर्श स्थिति में है। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसके बीच की जो एक आदर्श स्थितियां इस प्रकार की है कि यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। इन दोनों के बीच की स्थितियां इस प्रकार की बनी हुई है कि यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है और इस कारण इसे गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जाना जाता है। किसे? कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक आदर्श स्थिति को लेकर है, एक जीवन की उत्पत्ति के आदर्श जो भी स्थितियां होती है वहां वो स्थितियां इन दोनों के बीच बनी हुई है। इसलिए इस भाग को गोल्डीलॉक्स पेटी के रूप में, और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर जीवन जो है वहाँ जीवन की जो अनुकूल दशाएं हैं वहाँ हमें उपलब्ध हो पा रही है या अनुकूल दशाएं बन रही है। इसलिए इस पृथ्वी पर जीवन है, अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। एक बात तो आप ये ध्यान रखिए कि पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रहों पर जीवन संभव क्यों नहीं है? तो इसका कारण क्या है? गोल्डीलॉक्स पेटी अर्थात वे अनुकूल दशाएं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या है, एक अनुकूल या उचित दशाएं प्रदान करती है। अब पृथ्वी पर जीवन, क्योंकि बात तो मैंने यहाँ कर ली, अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हमारे सामने 2 प्रकार के सिद्धांत आएंगे। एक सिद्धांत जो आरंभिक काल में या पूर्व समय में, प्रारंभिक समय में, आरंभिक समय में, जिसे हम आरंभिक सिद्धांत के रूप में देखें, तो आरंभिक सिद्धांत के रूप में जो प्रकृति की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत था उसे किसने प्रस्तुत किया? कब का समय था? जब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बात की गई, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जर्मन का एक दार्शनिक हुआ जिसका नाम था इमैनुअल कांट। इसने 1776 में क्या किया? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम था निहारिका सिद्धांत। इसी सिद्धांत को एक गणितज्ञ हुआ जिसका नाम था लाप्लास, उसने संशोधित किया और इसको निहारिका परिकल्पना के नाम से, कौन सी कल्पना के नाम से? ध्यान दें, इसी व्यक्ति ने सिद्धांत दिया, उसको एक गणितज्ञ लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया।
अब हमारे सामने सबसे पहला जो सिद्धांत आ जाता है किसके संबंध में? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आरंभिक सिद्धांत कौन सा है? तो उसे अपन बोलेंगे निहारिका परिकल्पना। इस निहारिका परिकल्पना को मैं एक तारक सिद्धांत और इसको फिर परिवर्तित किया तो उसको अपन द्वितारक की सिद्धांत ध्यान देंगे। प्रारंभिक पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सबसे पहली परिकल्पना या सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे वह होगा हमारा निहारिका परिकल्पना। और इस निहारिका परिकल्पना को मैं एक तारक सिद्धांत भी कह सकता हूँ, और फिर इसमें संशोधन होने के बाद इस एक तारक के सिद्धांत को ही फिर द्वितारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रश्न हमेशा ये आ जाए आपके सामने कि द्वितारक सिद्धांत क्या है, तो सीधा सा आपको उत्तर ये देना है कि जब निहारिका परिकल्पना के अंतर्गत एक तारक सिद्धांत की बात की गई थी, एक तारा होने की बात की गई थी, उसी में संशोधन करने के बाद अनेक तारे या एक से अधिक तारों की बात कही गई, उसे द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अर्थात निहारिका परिकल्पना में पहले एक तारक की बात की और फिर उसके साथ ही संशोधन करने के बाद ये भी कहा गया कि उसका एक और साथी तारा था। तो इस प्रकार का इसी सिद्धांत में संशोधन करना ही क्या कहलाता है? द्वितारक सिद्धांत कहलाता है। परंतु चूंकि हमें यहाँ पर सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि निहारिका परिकल्पना क्या थी, या इसके अंतर्गत क्या होगा, वैज्ञानिकों का क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पृथ्वी की बात कर रहे हैं, परंतु पृथ्वी के साथ साथ हम सभी ग्रहों की बात करेंगे। सभी ग्रहों के रूप में या पृथ्वी के रूप में हम आरंभिक सिद्धांत के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले निहारिका परिकल्पना के अंतर्गत होता क्या है कि इसमें यह कहा गया कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ वह धीमी गति से घूमते हुए एक पदार्थ के बादल से हुआ, ऐसा निहारिका परिकल्पना के अंतर्गत कहा जाता है। यानी आपको को समझना हो तो आप सीधा ये कहें निहारिका परिकल्पना के अंदर क्या है, तो एक धीमी गति से घूमता हुआ एक बादल, एक पदार्थ का कोई बादल होगा जो घूम रहा था। और ये कब कहा गया? जब सूर्य युवा अवस्था में था, अर्थात सूर्य बहुत तेज, सूर्य के अंदर एक आग का गोला, पृथ्वी को भी प्रारंभिक समय में आपने देखा होगा एक आग का गोला माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका उसी सिद्धांत को यहाँ निहारिका परिकल्पना के द्वारा जानेंगे, क्योंकि जब यह बात कही गई तब सूर्य युवा अवस्था में था, अर्थात सूर्य बहुत ही तृप्त था, तेज था। और इस बात को बाद में इसी निहारिका के निहारिका के अंदर क्या था? निहारिका क्या है? तो आप कह सकते हो एक बादल। निहारिका एक क्या है? बादल, या एक पदार्थ का बादल है जो धीमी गति से सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा था? घूम रहा था। इसी बात को 1900 ये बात तो कब की गई? 1776 की। इतनी बात तो की गई 1776 में निहारिका के अंदर। फिर 1900 के अंदर इसी बात में परिवर्तन कर चैम्बरन और माल्टन दो व्यक्ति हुए, एक तो हुआ चैम्बरन और एक व्यक्ति हुआ माल्टन। इन दोनों ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा था, अर्थात सूर्य के साथ एक और तारा होने की बात इन दोनों ने कही। एक निहारिका परिकल्पना सबसे पहले बादल की बात की, फिर बात की कि सूर्य के अलावा एक और तारा ब्रह्मांड में था जो भ्रमणशील था, अर्थात घूम रहा था और वह सूर्य के नजदीक होकर गुजरा। क्या कहा? कि वो भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक होकर घूमा। ऐसा उन्होंने अपने सूर्य की उत्पत्ति के संबंध, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कहा। अब क्या होता है? उन्होंने आगे क्या कहा? इस तारे के अंदर जो भ्रमणशील तारा था उसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण यहाँ सूर्य से अपनी ओर इस प्रकार पदार्थ को आकर्षित करता है और सूर्य से एक सिगार जानते हो? अंगारा। सिगार का दूसरा अर्थ क्या होता है? अंगारा नुमा, आग का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको अपन सिगार बोलते हैं। वह पदार्थ
इस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? सूर्य से अलग होकर। सूर्य से अलग होकर वह टुकड़ा या वह पदार्थ अलग होकर क्या होने लगा? सूर्य के चारों ओर ही, सूर्य से दूर चला गया और फिर सूर्य के चारों ओर ही घूमने लगा। और धीरे धीरे वह यही टुकड़ा जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा था धीरे धीरे संघनित होने लगा, अर्थात धीरे धीरे उसके अंदर और गैसीय और धूलकण आकर मिलने लगे, संघनित हुआ और इससे ग्रहों का निर्माण हुआ, अर्थात पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा ये कहते हैं। अब इस सिद्धांत को तो अपन कौन सा सिद्धांत भी कह सकते हैं? निहारिका सिद्धांत। और इसी निहारिका सिद्धांत को एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं। एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि अभी तक एक तारे के होने की बात, सूर्य के अलावा एक तारे के होने की बात, और वह तारा सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य से एक सिगारनुमा पदार्थ निकलकर सूर्य से दूर होकर फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इससे ग्रहों का निर्माण हुआ, एक से दूसरे ग्रह का निर्माण हुआ, परंतु इसको एक तारक सिद्धांत कहा जाता है। परंतु हम देखते हैं कि कुछ समय बाद इस एक तारक सिद्धांत के अंदर परिवर्तन होता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके एक और तारे होने की साथी, यानी सूर्य के साथ एक तारा और एक तारे के साथ और एक तारा होने के बाद उन्होंने कही कि इस एक तारे के साथ एक और साथी तारा भी था और जिससे हम द्वितारक सिद्धांत कहते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया कि इसके साथ और एक तारा होने की बात कही, उसे किस सिद्धांत के रूप में देखा गया? तो उस सिद्धांत को द्वितारक सिद्धांत के रूप में देखा गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि निहारिका परिकल्पना का एक तारक और द्वितारक होकर बात कही गई, या एक तारा या दो तारा होने की बात कही गई और जिससे ग्रहों का निर्माण माना गया। परंतु इसी सिद्धांत में अपन देखते हैं 1950 में रूस के ओटो श्मिट और जर्मनी के कार्ल वाइज़र्सकर ने संशोधित किया। अर्थात ध्यान रखें, निहारिका सिद्धांत या एक तारक या द्वितारक सिद्धांत में 1950 में संशोधन हुआ और इन दोनों वैज्ञानिकों का मानना था कि उन्होंने क्या कहा कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ, अर्थात सूर्य ने कहा कि यहाँ एक सूर्य सौर निहारिका, अर्थात इसके चारों ओर अनेक छोटे छोटे ऐसे बादल, निहारिका का मतलब क्या होता है? बादल, कि सूर्य बहुत सारे बादलों से घिरा हुआ जिसके अंदर कौन कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण मिले हुए थे और इस प्रकार के बादलों से बने हुए अनेक निहारिका सूर्य के चारों ओर घूम रही थी और इन कणों में क्या हुआ? आपस में घर्षण हुआ और घर्षण या टकराने के कारण आपस में ये बादल एक दूसरे से घर्षण हुए या टकराए और टकराने के कारण एक चपटी तस्तनुमा आकृति जिस बादल के रूप में अलग हुई और उसी को ग्रह के रूप में मानते, अर्थात पृथ्वी का निर्माण मानते। संशोधित रूप में क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा कि सूर्य के चारों ओर बहुत सारे बादल घूम रहे थे और वह बादल जो हीलियम, हाइड्रोजन और धूलकण के बने हुए थे, आपस में उनमें घर्षण होता है और इन घर्षणों से एक तस्तनुमा पदार्थ टूट के अलग होता है और जिससे वह किसका निर्माण मानते हैं? पृथ्वी का निर्माण मानते हैं। पृथ्वी को अपन तस्तनुमा या गेंदनुमा आकृति मानते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति का वह अलग संशोधन रूप मानते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ वह निहारिका से हुआ, न कि एक तारक और द्वितारक से। तो इस प्रकार से तीन बातों से हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पृथ्वी की आरंभिक सिद्धांत के रूप में हमने सबसे पहले निहारिका, एक तारक, द्वितारक और वापस हमने देखा कि वही बादल अर्थात निहारिका। अर्थात निहारिका क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हो, निहारिका क्या है? बादलों के झुंड को निहारिका कहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का जन्म जिससे हुआ वह क्या है? निहारिका कहलाती है। अब ये तो हो गया हमारा प्रारंभिक सिद्धांत या आरंभिक सिद्धांत, किसके संबंध में? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। परंतु फिर भी वैज्ञानिकों ने देखा
कि यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति कर लेने से या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेने से पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने सोचा कि ये सब रहस्य को समझने के लिए हमें इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में रहस्य को जानना पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसके बारे में जानना पड़ेगा। और उन्होंने अपना अगला जो सिद्धांत जिसे हम बोलेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई नई अन्वेषण या खोज की, और जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत या ब्रह्मांड के विस्तार सिद्धांत की परिकल्पना के नाम से जानते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत या ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना का सिद्धांत, जिसे हम पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत भी कहेंगे और जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।